हेलो बच्चों, वेलकम टू ISR एकेडमी। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे। सी प्लस प्लस इससे पहले भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको थियोरेटिकल चीज़ें ऑलरेडी बता दिया है। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एरे क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें थियोरेटिकल मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी आपको इससे पहले लेक्चर्स में बता दिया है। अगर आपने मेरा पहले लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे सी प्लस प्लस के, क्योंकि सी प्लस प्लस में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करोगे, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम्स करोगे, उतना ज़्यादा आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप इजिली सीख पाओगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक योर मैथ्स, जितना ज़्यादा आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूले बाय हार्ट होते जाएंगे और आप इजिली उसको याद रख सकते हो, इजिली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है। उसी तरह सी प्लस प्लस भी है। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्बो सी ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टर्बो सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं टर्बो सी ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो मैंने सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक करने के बाद देखो स्क्रीन पे मेरा टर्बो सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये F10 करके मैं इसमें जाऊँगा फाइल में, 1 मिनट, ठीक है। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, F10 करके फाइल में जाऊँगा, ठीक है। F9 में एक F10 मेन्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं F10 क्लिक करता हूँ तो मेन्यू में जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइल में जाके मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक नया फाइल बना दिया, तो यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी आपको कॉमन फंक्शंस वगैरह क्या होता है बता दिया, बट यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको वापस स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप यूज टू रहे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स देख लेते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोड लिखता हूँ हैज़, तो एक एक लाइन हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। हैज़ इंक्लूड के बाद आपको जो भी पैकेज इंक्लूड करना है ये एंगल ब्रैकेट के अंदर डालना है। इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग, आईओ स्ट्रीम डॉट ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पैकेज इंक्लूड कर लिया आईओ स्ट्रीम पैकेज का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये हम लोगों को सी आउट सी इन जैसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप स्क्रीन पे यूजर से इनपुट ले सकते हो और स्क्रीन पे यूजर को आउटपुट दिखा सकते हो, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन इनिशिएट करते हैं। मेन फंक्शन जो होता है सी प्लस प्लस में प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, मतलब विदाउट मेन फंक्शन आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन डाल दिया। मेन फंक्शन जैसे कि आपको पता है, मेन फंक्शन है तो फंक्शन का कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, और फंक्शन के अंदर डेफिनेशन लिखने के लिए यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डाला। तो यहाँ पे अब सपोज मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। बट फंक्शन को आपको अगर क्या बोलते हैं, फंक्शन को आपको अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सी आउट लिखूंगा, सी आउट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे लिखना है, प्रिंट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम जो सारे डेवलपर्स स्टार्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी अगर देखोगे तो लाइन बाय लाइन मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा सी प्लस प्लस में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी डिक्लेयर किया हैज इंक्लूड करके, आईओ स्ट्रीम का एक पैकेज इंक्लूड किया जो अपने को प्रोवाइड करेगा ये सी आउट और सी इन जैसे फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेन फंक्शन इनिशिएट किया। मेन फंक्शन जो है वो सी प्लस प्लस का एंट्री पॉइंट होता है। फिर वहाँ पे मैंने उस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन किया, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, डिफाइन किया फंक्शन को। तो यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्राम, मेरा यहाँ पे नॉर्मल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग को रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फिर कंपाइल में जाके रन कर सकते हो, या फिर ऑल्ट प्लस F9 करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस F9 क्या है, इसका शॉर्टकट है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस F9 करता हूँ तो इसमें एक वार्निंग आ रहा है, तो देखते हैं क्या वार्निंग है।
फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू है, क्यों बोला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसका टाइप दिया है इंटीजर टाइप दिया है फंक्शन को, तो इसको आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर की जगह वाइड दे देता, वाइड, तो आपको रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को मैं रिटर्न डाल दूंगा, अदरवाइज मैं वहाँ पे फंक्शन जो यहाँ पे रिटर्न टाइप है फंक्शन का इंटीजर है, इसको मैं अगर वाइड कर दूंगा तो भी आपका एरर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर इंटीजर है तो यहाँ पे मैं रिटर्न अगर लिख दूंगा तो भी आपका एरर चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ तो देखो, अभी अगर मैं कंपाइल करता हूँ Alt+F9 से, देखो एक भी एरर नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर मुझे इसको रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से मेन्यू में जाऊंगा, F10 करके यहाँ पे कंपाइल में देखो इसका शॉर्टकट भी होता है। कंपाइल हो गया तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रन में जाना पड़ेगा, Ctrl+F9 करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैंने रन किया तो सक्सेसफुली रन हो गया। रन होने के बाद अगर इसका आउटपुट देखना है तो आपको किस में जाना पड़ेगा, विंडोज़ में जाके विंडोज़ में आउटपुट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, आउटपुट देख सकते हो अपने प्रोग्राम का। ये देखो स्क्रीन पे आपको हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। इस तरह से C++ में प्रोग्राम लिखते हैं और ऐसे आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करना है तो आपको एस्केप पे क्लिक करना है, कीबोर्ड में एकदम टॉप पे कॉर्नर में एस्केप का बटन होता है, उस पर क्लिक करना है, तो उससे आप क्या करोगे, इससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, या फिर आप Alt+F3 कर सकते हो, तो Alt+F3 से भी बाहर आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए क्या करेंगे, F10 करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, फाइल में, इसको हम लोग F2 करके सेव कर सकते थे। इसको सेव करने के लिए इसको नाम देना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, hello.cpp। ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे hello.cpp दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, तो अपना पहला प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया, रन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग C++ में क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इतना आपको समझ गया, आई होप आपको इतना समझ गया रहेगा और आपको स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल होगा, रन, कंपाइल एंड ऑल। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी लिख के पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अभी इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक मिनट, आई थिंक ये ऊपर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, C++ का मेन्यू नहीं दिख रहा है, इसको आई थिंक हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, अभी विजिबल है प्रॉपर, आई होप अभी आपको विजिबल रहेगा ऊपर नीचे दोनों का। ठीक है, ठीक है, आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। तो अभी तक हमने पहला प्रोग्राम लिखा है, सारे मेन्यूज है हेडर्स पे और फुटर में शॉर्टकट दिया है सब रन ऑन करने के लिए, कैसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा लाइन ज़्यादा हो गया, हाँ अभी ये बराबर दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C++ में आगे की चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, F10 करके फाइल में जाते हैं और नया फाइल क्रिएट करते हैं, C++ का न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग C++ के अदर चीज़ें देखेंगे। आई होप C++ का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गया कि हम लोग ने पहला प्रोग्राम कैसे लिखा, उसमें मेन फंक्शन क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, उसमें अगर रिटर्न टाइप आपने इंटीजर, फ्लोट कुछ भी डाला तो आपको रिटर्न फंक्शन का लिखना पड़ेगा। अगर आपने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड डाला, VOID, तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वाइड आपका नल रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझ गई है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और C++ का स्ट्रक्चर आपको समझ गया अच्छे से, हमने क्या क्या किया है C++ में। ठीक है, अब वैसे आप, जैसे मैंने सी आउट करके एक स्ट्रिंग प्रिंट किया था, वैसे आप जितना चाहे उतना अपने स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह C++ में क्या होता है, ये तो पहला प्रोग्राम हो गया, तो C++ में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे। सपोज यहाँ पे हैश इंक्लूड, ये मैं एवरी टाइम आपको बोलूँगा, हैश इंक्लूड, यहाँ पे IO स्ट्रीम, मतलब मैंने यहाँ पे पैकेज इंक्लूड कर लिया अपना। ठीक है, IO स्ट्रीम .h, मैंने यहाँ पे C++ का जो C++ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम लिखना चालू कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर
मेन मतलब एंट्री पॉइंट सी प्लस प्लस का मेन फंक्शन भी इनिशिएट कर लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को अभी डिक्लेयर किया, ऐसा लिखा तो मतलब फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन का डेफिनेशन होता है कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक लिखा, ये फंक्शन आपका कुछ आउटपुट दे, सी आउट सी इन, कुछ मैनिपुलेशन करे, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ऊपर वाला जो मैंने लिखा था फंक्शन डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बताने के लिए कि ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप सी प्लस प्लस में अगर आपको अपना कोड किसी को समझाना है तो इस तरह से 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल के कमेंट डाल सकते हो। अगर मल्टी लाइन कमेंट डालना है तो आपको एक फॉरवर्ड स्लैश डालना है, एस्ट्रिक डालना है, उसके बाद वापस एस्ट्रिक डाल के फॉरवर्ड स्लैश डालना है। ठीक है, इसके अंदर आप जितना चाहे लाइन कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो कमेंट का मतलब समझ गया कि आपको अगर आपको अपना प्रोग्राम का लॉजिक किसी को समझाना है, मतलब कल जाके आपका प्रोग्राम किसी भी डेवलपर को इजीली समझ जाए, तो उस टाइम पे भी आप ऐसे कमेंट लिख के छोड़ सकते हो कि मतलब आपके प्रोग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी इसकी अपने को जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं कमेंट्स को। आई होप आपको कमेंट का लॉजिक समझ गया। ठीक है, उसके बाद सी प्लस प्लस में क्या आता है, बेसिकली डेटा टाइप्स एंड ऑल आते हैं। कमेंट समझ गया, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, इसमें आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अभी उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल एंड डेटा टाइप जो होता है सी प्लस प्लस में बहुत ही यूजफुल चीज होता है। उसके बिना आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते। अभी सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी समझते हैं। नंबर 1 जो है आपका वेरिएबल का नाम है। ये जो वेरिएबल नेम है आपका मेमोरी में इसी नेम से आपको स्पेस एलोकेट होगा, मतलब आपके रैम के अंदर, आपके मेमोरी के अंदर इसी नंबर 1 से एक स्पेस एलोकेट होगा, जिसका डेटा टाइप हमने बताया इंटीजर। मतलब इसमें हम सिर्फ डेसिमल नंबर ही स्टोर करेंगे। इंटीजर का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सिर्फ लाइक दिस टाइप के नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 100 200 ऐसे नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऐसे नंबर स्टोर करने जाओगे 2.5, तो भी आपको ये सिर्फ 20 ही लेगा, 0.5 नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह के वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद है आपको बताने का, नंबर 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नेम, जिस नाम से आपको स्पेस क्रिएट करना है मेमोरी के अंदर। इंटीजर का मतलब होता है ये डेटा टाइप है, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है उस नंबर 1 वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद इक्वल टू साइन के बाद राइट साइड में, इक्वल टू साइन के बाद राइट साइड में हमेशा हम लोग वैल्यू असाइन करते थे। यहाँ पे मैंने 10 क्या किया, उसको वैल्यू असाइन किया नंबर 1 को। ठीक है, एक तो एक हो गया। अभी सपोज जैसे मैंने ऊपर बताया 20.5, इस टाइप की अगर वैल्यू स्टोर करना है तो आपको डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। फ्लोट लेने के बाद यहाँ पे नंबर 2 आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस टाइप के भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो 20.5। ठीक है, ये समझ गया आपको। ठीक है, बट आप प्रोग्राम लिखते टाइम आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि मुझे अपना नाम भी स्टोर करना है, लोगों का एड्रेस भी स्टोर करना है। इस टाइप के एप्लीकेशंस भी होते हैं ना, वेब एप्लीकेशन है, कहीं भी जाते हो कोई भी एप्लीकेशन होता है, उसमें बहुत तरह के डेटा इनपुट हम लोग डालते हैं। तो अगर आपको किसी का नाम अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप स्ट्रिंग ले सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले सकते हो। इसको हम लोग सी प्लस प्लस में कैरेक्टर ले सकते हो, कैरेक्टर में उसका साइज बता सकते हो, कितने कैरेक्टर का लेंथ रहेगा आपका जो स्टोर करोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ABCXYZ जो भी स्टोर करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एक एक डेटा टाइप होता है जो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स मतलब 0 1 अगर रिटर्न कराना है डेटा टाइप उस पर्टिकुलर वेरिएबल से, तो आप उसको बुलियन टाइप का डेटा टाइप ले सकते हो ऐसे। ठीक है, बुल टाइप का होता है डेटा टाइप, उसको हम लोग बोल देते हैं चेक। अगर करके ऐसे डाल दोगे आप चेक इक्वल टू ट्रू फॉल्स, इसको ट्रू फॉल्स असाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे डेटा टाइप सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है, जिसमें अब आप अलग अलग टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपका इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेटा टाइप क्या होता है, सी प्लस प्लस का स्टार्टिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग का, आई होप वो सब समझ गया आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अभी सपोज मुझे 2 नंबर को ऐड करना है एग्जाम्पल के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी सपोज कैलकुलेशन करने हैं
तो अभी ये तो एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग है, एक्चुअली मैंने ऊप्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, बट ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो आपको ये सब प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे सपोज इंटीजर n1 लिया, उसमें मैंने एक 10 वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है। ये साइड में हो गया। हाँ, अभी आई होप आपको प्रोग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। इंटीजर इंटीजर n नाम का वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इंटीजर n2 करके वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या असाइन कर दिया, 15 वैल्यू असाइन कर दिया। अभी मुझे दोनों का टोटल चाहिए, तो मैं एक टोटल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंटीजर टाइप का, उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा, उसको मैं नाम दे दूंगा टोटल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो नंबर को ऐड कर दूंगा, n प्लस n2। इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 और प्लस 10 और आपका 15 ऐड होके आ जाएगा। अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करूंगा, यहाँ पे अगर मैं टोटल को रिटर्न कर देता हूँ, टोटल, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल दे दिया। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है, आपका मेन जो फंक्शन है, एंट्री पॉइंट है, वो कौन से टाइप का इंटीजर, तो यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करता हूँ अभी Alt+ F9 से, तो कंपाइल किया, देखो कोई एरर नहीं आया। तो इसको अभी मैं रन करता हूँ Ctrl+ F9 से, ठीक है। Ctrl+ F9 से अगर रन करूंगा, ये देखो प्रोग्राम अब प्रॉपरली रन हो गया। F10 दबा के मेन्यू में जाऊंगा, F10 प्रेस करने के बाद मेन्यू में गया। मेन्यू में जाने के बाद अगर मैं विंडोज में जाके इसका आउटपुट देखूंगा, विंडोज में जाके इसका आउटपुट पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो उसका आउटपुट दिखेगा, देखो 25 ऐड होके आ गया। फिर Alt F3 करके इसको क्लोज कर दूंगा आउटपुट विंडोज को, और आपका प्रोग्राम दिखने लगेगा। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप हो गया, नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं अपना हो गया, और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, प्रोग्राम में क्या क्या होता है। तो आपको हेडर पे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। मेन फंक्शन जो होता है C++ का एंट्री पॉइंट होता है, उसमें आपको उसका टाइप देना पड़ेगा, इंटीजर, वॉइड दोगे तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटीजर, फ्लोट कुछ भी दोगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में रिटर्न करना पड़ेगा जिस भी टाइप का आप रिटर्न टाइप दोगे फंक्शन को। वेरिएबल क्या होते हैं, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, एग्जाम्पल दे दिया, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। और डेटा टाइप क्या होता है आपको समझ गया होगा, इंटीजर, फ्लोट, ये सब जो है डेटा टाइप है। n1 n2 टोटल है आपका वेरिएबल है, 10 15 उसमें हमने वैल्यू असाइन किया है, वो दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने प्रिंट किया है सी आउट में टोटल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपका, अभी तक हमने इतना किया है। चलो अभी फिर आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल एंड डेटा टाइप आपको समझ गया, ठीक है। उसी तरह इंटीजर डेटा टाइप, बुलियन टाइप, फ्लोटिंग टाइप, वाइड टाइप भी आपका एक डेटा टाइप होता है, जो मैंने मेन में ऑलरेडी आपको बताया था। बुलियन टाइप होता है, नल पॉइंटर्स होते हैं, इंटीजर टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप्स होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आइडेंटिफायर हो जाता है। आइडेंटिफायर को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे वेरिएबल डिक्लेयर किया n2 टोटल, इसका नेमिंग कैसे करना है वो आपको आइडेंटिफायर में बोल सकते हैं। या फिर आपका जो इनबिल्ट फंक्शन है जो C++ प्रोवाइड करता है, इंटीजर या फिर प्री डिफाइंड कीवर्ड जो C++ ऑलरेडी अपने सिस्टम में यूज कर रहा है, तो उस टाइप के आप वो नाम आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कभी नहीं यूज कर सकते। और आपको जैसे कि पता है C++ आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, सेम नेम के, सपोज यहाँ नियन का दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक कैपिटल में डाला एक स्मॉल में डाला, तो C++ उसको हमेशा दो डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट करेगा, ना कि सिंगल वेरिएबल ट्रीट करेगा, क्योंकि C++ आपका केस सेंसिटिव होता है। डेटा टाइप में मैंने आपको बता दिया है, कैरेक्टर टाइप होता है, इंटीजर टाइप, इंटीजर, साइन और अनसाइन होता है। साइन में आपका 32 बिट रहता है, असाइन में आपका मतलब साइन डेटा टाइप में भी आपका 32 16 बिट का डेटा टाइप होता है, जिसमें आपका इंटीजर में शॉर्ट इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है, अलग अलग टाइप का। अनसाइन इंटीजर में भी आपका सेम साइज होता है, बट उसमें काउंटर पॉइंट्स अलग होता है, जैसे कि कैरेक्टर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर ऐसे टाइप के। फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोट डेटा टाइप, अगर जैसे आपको पॉइंट में अगर नंबर स्टोर करने हैं तो आप उसके लिए फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल यूज कर सकते हो, ठीक है। बुलियन टाइप में ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो, आपका उसका डेटा टाइप होता है बुल, BOOL।
वाइड टाइप होता है जो आपका नल रिटर्न करता है, इसमें कुछ इसका कोई स्टोरेज नहीं होता है, मतलब कि आपके मेमोरी में अगर कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या फिर फंक्शन रिटर्न डिक्लेयर कर रहे हो वाइड टाइप का, तो उसका मेमोरी में कोई स्टोरेज नहीं होता, वो सिर्फ आपका ऑपरेशन करके दे देता है सिंपल। ओके, आई होप सो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ रहेगा इसमें। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे करते हैं, क्लास कैसे और फंक्शन कैसे रिटर्न करता है, आउटपुट कैसे आता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर एन डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू 10 असाइन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। टाइप डिडक्शन ऑटो एंड डिक्लेयर टाइप, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर सपोज मेरा फ्लोट में नंबर होता है और मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं वो क्या करता है यहाँ पे ऑटो कीवर्ड यूज करता है या फिर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता था। उसका स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग में मतलब आप कितने भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे देखा हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है, अगर स्क्रीन पे देखो, अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा। स्ट्रिंग में माई स्ट्रिंग, मैं सपोज नाम दे देता हूँ अपने वेरिएबल को माई स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई स्ट्रिंग, जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे माई स्ट्रिंग में अगर मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो मैं ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ इक्वल टू करके, हियर यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रिंग समझ गया। बेसिकली इसमें आप एनी टाइप ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब होता है कि आपका कैरेक्टर टाइप का, जिसमें आपका एग्जाम्पल के लिए एड्रेस आपका लिख सकते हो, आपका फुल नेम लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और कोई भी कंटेंट स्ट्रिंग टाइप का आप इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर स्ट्रिंग सब स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। आई होप आपको ये समझ गया। इसमें अभी कैसा हो रहा है कि अपना टर्बो सी में सब कुछ इशू है जो लाइब्रेरी जिसकी वजह से पैकेज सपोर्ट नहीं कर रहा है स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको क्लियर करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते नहीं तो इसी में हम लोग का काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कैरेक्टर डेटा टाइप में डाल देता हूँ वाईएसआर को, कैरेक्टर str1 इक्वल टू वाईएसआर। अभी के लिए इसको साइज दे देता हूँ, चाहिए तो इस कैरेक्टर को साइज दे देता हूँ। ठीक है, आई होप अभी स्ट्रिंग का आपको मतलब समझ गया कि स्ट्रिंग में हम लोग किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन पॉज हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं है। बट हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हो आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि एक टाइप का क्लास है जो बहुत एक क्लास के अंदर क्या होता है, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर फंक्शन को हम लोग मेंबर मेथड भी बोलते हैं। उस तरह स्ट्रिंग क्लास भी मल्टीपल मेथड प्रोवाइड करता है इनबिल्ट। जब आप फ्यूचर में कोई C++ प्रोग्राम करोगे, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से आपको स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है XYZ, उस टाइम पे आप स्ट्रिंग के मेथड को यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग पोजीशन, स्ट्रिंग सर्च, स्ट्रिंग फिल्टर, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनबिल्ट स्ट्रिंग क्लास के, तो उसके हेल्प से आप इजीली उस पैराग्राफ में पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम आप स्ट्रिंग क्लास यूज करके कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का जो पैकेज है, जैसे मैंने आईओस्ट्रीम इंक्लूड किया है हेडर में, वैसे ही आपको स्ट्रिंग का भी लाइब्रेरी और पैकेज दोनों जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, वो आपको हेडर में इंक्लूड करना पड़ेगा सी स्ट्रिंग क्लास को। उसके बाद आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके उसके मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें वैल्यू असाइन करके। ठीक है, आई होप आपका इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट लिटरल क्या होता है C++ में। सपोज, ठीक है, अभी सपोज मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये string1 करके, उसको मैंने असाइन कर दिया 10। ठीक है, ये क्या होगा, एक तरह का कांस्टेंट हो गया लिटरली। इंटीजर नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, C++ में। ठीक है, इतना आपको क्लियर है।
75, 76 ऑक्टल डेसिमल, इस तरह का आपका क्या कर सकते हो, मल्टीपल कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब कांस्टेंट वो वैल्यू होते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट एक्सप्रेस, प्री प्रोसेसर डेफिनेशन, पोस्ट प्रोसेसर डेफिनेशन। आई आई होप आपको ये पता होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है सी प्लस प्लस में। प्री प्रोसेसर होता है, पोस्ट प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज आपने कोई डिफाइन किया, आइडेंटिफायर और रिप्लेसमेंट करके कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। आप उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक प्री प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इसी प्रोग्राम में चेंजेस करता हूँ, रिटर्न को रहने देता हूँ, बाकी ये प्रोग्राम चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। अभी आपको समझेगा प्री प्रोसेसर का कंसेप्ट क्या होता है, सी प्लस प्लस में प्री प्रोसेसर क्या होता है। आपको एग्जांपल के साथ आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझे। सपोज यहाँ पे मैंने डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, आर इक्वल टू 5.0, ठीक है। यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दिया 5.0, ठीक है। फिर एक और मैं डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, डबल, उसमें मैं उसको नाम देता हूँ सर्कल, सर्कल नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है, इसमें बेसिकली मुझे क्या निकाल, आर जो है आपका रेडियस है और दूसरा जो वेरिएबल है वो सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सर्कल का रेडियस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अगर सर्कल वेरिएबल में, सॉरी सर्कल, यहाँ पे अगर मैं सर्कल में इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर दिया है पाई और न्यू लाइन। डिफाइन फंक्शन, डिफाइन जो हैशटैग डिफाइन बेसिकली इसलिए यूज होता है कि आप अपने प्रोग्राम में अगर कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, मतलब जिसकी वैल्यू आप बार बार यूज कर रहे हो, रिपीटेडली यूज कर रहे हो, मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई वैल्यू अगर आप रिपीटेडली यूज कर रहे हो, मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हो, डिफाइन और न्यू लाइन। न्यू लाइन क्योंकि हम लोग एवरी टाइम अगर न्यू लाइन प्रिंट करना है तो मैं ऐसे बैकवर्ड स्लैश एन डालने से अच्छा है कि मैं उसका एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा न्यू लाइन और उसको यूज कर लूंगा। पाई की वैल्यू एवरी टाइम अपने को अगर कैलकुलेशन में चाहिए, रेडिएशन ऑल, तो 3.14159 वैल्यू में एक पी आई वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल में, और उसको मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया और सर्कल का ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2 into 2 पाई आर कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल्ट F9 करेंगे। देखो कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका ये चेक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। मतलब इसका पहले रन करेंगे फिर इसका आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप F10 में जा सकते हो, F10 में जाके आपके रन में जाके शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल+F9, यहाँ से भी जाके कर सकते हो, जो भी आपको फिजिबल पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको दोनों पता रहे। यहाँ पे रन हो गया। अब इसका आउटपुट देखना है हम लोगों को। तो आउटपुट देखने के लिए वापस आप F10 करोगे तो मेन्यू में चले जाओगे, एक मिनट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग आपका आई थिंक स्टॉप हो गया मेरा, बट यहाँ पे अगर जब ये आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको इस पे आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। हेलो, आई होप मेरा वॉइस आपको प्रॉपर्ली आ रहा है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट है, ऑल्ट और एंटर करोगे तो आपका फुल स्क्रीन ओपन हो जाता है। जैसे कि मेरा स्क्रीन पे आप देख सकते हो, फुल स्क्रीन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया है। मैंने आपको अभी प्रोग्राम रन करके दिखाया, कंपाइल करके दिखाया। इसका भी आउटपुट देखते हैं क्या दिख रहा है। जिसके लिए मैं क्या करूँगा, F10 करूँगा। F10 करने के बाद विंडोज़ में जाऊँगा। विंडोज़ में यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो। तो इसका देखते हैं क्या आया है। ये देखो 31.415 रेडियस कैलकुलेट हो गया है बराबर, मतलब अपना प्रोग्राम बराबर चल रहा है। इसको ऑल्ट F3 करके क्लोज कर देंगे। ऑल्ट F3 करके क्लोज कर दिया है यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कूल। और स्क्रीन को कैसे इंक्रीज करना है, बड़ा करना है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्राम में करते टाइम मैं ऑलरेडी आपको बताते रहूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको इतना भी समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं और अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोग, एक मिनट।
तो इसमें प्री प्रोसेसर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू जो हमने एक्सेस किया सर्कल और पाई की और न्यू लाइन की, हमने वो कांस्टेंट से उठाया, ठीक है। तो उसको ही हम लोग, अगर यहाँ पे नोट आप किया रहेगा तो नोट में मैंने क्या किया, डिफाइन किया है लाइन्स आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको ही प्री प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे कि आप हैशटैग डिफाइन, हमने पाई की वैल्यू डिफाइन की और न्यू लाइन की, इसको ही बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एंड सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन दैट सी प्लस प्लस डोंट रिक्वायर सेमीकॉलन, इसमें आपको सेमीकॉलन देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो बाकी जैसे भी मैंने इससे नीचे मैंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं मेन फंक्शन के अंदर, उसमें मैंने हर एक लाइन में सेमीकॉलन डाला है, क्लोज किया है, क्योंकि वो सी प्लस प्लस का रूल होता है। बट जब आप कांस्टेंट डिफाइन करते हो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करते हो, तो उस टाइम पे आपको कांस्टेंट डालने की जरूरत, सॉरी सेमीकॉलन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं सेमीकॉलन। और जब आप प्री प्रोसेसर मतलब कांस्टेंट डिफाइन करते हो, उसमें पाई इक्वल टू की भी जरूरत नहीं पड़ती असाइनमेंट की। ये डिफरेंस है, तो आपको इक्वल टू नहीं डालना है, स्पेस डालना है, वैल्यू डालना है, सेमीकॉलन नहीं डालना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आई होप इतना आपका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स मतलब बहुत तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। उसमें होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद आपका होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, फिर आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, रिलेशनल एंड कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो उसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, चलो एक एग्जांपल के साथ एक प्रोग्राम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपको 11th स्टैंडर्ड में भी रहेगा, बट एक बार मैं आपको प्रोग्राम के साथ रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो कोड में आते हैं यहाँ पे। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने r इक्वल टू 5.0 लिखा है, इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे 5.0 वैल्यू असाइन किया है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ए बी कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करके। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी अगर हम लोग देखें एग्जांपल के लिए, सपोज इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 2, इंटीजर, आई होप आपको दिख रहा होगा, इंटीजर नंबर 2 इक्वल टू 3, ठीक है। अभी दोनों को अगर हम मुझे टोटल करना है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। अभी इन दोनों को अगर मुझे टोटल करना है तो मैं एक टोटल का वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप का, इंटीजर टोटल। यहाँ पे टोटल में मैं क्या कर सकता हूँ, num1 माइनस num2, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और इस दोनों को अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये आपका एडिशन ऑपरेटर। इन दोनों को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये अगर यहाँ पे मैं डिवीजन कर दूंगा, ये हो गया आपका डिवीजन ऑपरेटर। ये यहाँ पे अगर मैं आपको मॉडलो डिवीजन डाल दूंगा तो ये हो गया आपका मॉडलो डिवीजन ऑपरेटर। ये सब क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जिसको सी प्लस प्लस में हम लोग यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत ईजी है ना, ठीक है। ये आप जब मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ये सब बहुत यूज होगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अभी तक इतना इजीली समझ में आ गया। प्री प्रोसेसर असाइनमेंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, जो हमने डिफाइन किया पाई और न्यू लाइन। इसमें मैं क्या करता हूँ, पाई निकाल देता हूँ बट न्यू लाइन यूज करता हूँ, क्योंकि न्यू लाइन हमको प्रोग्राम में बहुत जगह पे लगेगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पाई वाला जो मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब फिर से प्रोग्राम में आते आगे ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, ठीक है। वैसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 डिक्लेयर किया, जिसमें num1 इक्वल टू num1 प्लस इक्वल टू अगर मैं 10 करता हूँ तो 10 में क्या होगा, ये +1 होकर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम डाल सकते हो ऐसे,
ठीक है। इसको कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हैं। डिवीजन के लिए भी डाल सकते हो। इसमें आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइक ऐसे भी ले सकते हो। लाइक ये जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, ये इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके कंपाउंड, ऐसे एंड इक्वल टू, ये सब क्या हो गया आपके कंपाउंड असाइनमेंट हो गए। ठीक है। नॉट इक्वल टू, अगर आपको नॉट इक्वल टू यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 10। ये सब क्या हो गया आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन में यूज होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर समझ गए प्रोग्राम में। उसका यूज भी आपको समझ जाएगा, जब इसके आप प्रोग्राम के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस होगा। ठीक है। वैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपको पता है, अगर हम लोग इफ एल्स लिखते हैं तो उसमें यूज होता है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस प्लस एक्स करके, जैसे नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है। ये 10 है। ठीक है, इसको मैंने 10 असाइन कर दिया, सॉरी, वापस उसी के प्लेस पे 10 असाइन कर दिया। यहाँ पे अगर मैं नम को प्लस प्लस करता हूँ तो यहाँ पे नम क्या होगा आपका, एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा अगर मैं नम को प्रिंट करूंगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं नम को माइनस माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, तो एक नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप इसको मतलब प्रोग्राम में अगर हम लोग लिखते हैं यूजली, ठीक है, अभी सिंपल अगर बताऊं तो अगर मैंने नंबर 10 में मुझे एक नंबर ऐड करना है तो आप कैसे लिखोगे, नम इक्वल टू नम प्लस 1, तब उसमें 1 ऐड होगा ना, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। सेम उसी तरह सब्ट्रैक्शन का। आई होप आपको ये समझ गया, इजिली समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आपका क्या आता है, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर आते हैं जो कि आपका रिलेशनल, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। तो वो भी अगर मैं अगर एग्जांपल के साथ देखूँ आपका, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर दिखाता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इफ कंडीशन में 7 इक्वल टू 7 डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, मतलब रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर का इक्वल टू ऑपरेटर चेक कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही इफ कंडीशन में 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, इवैल्यूएट ट्रू करेगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया। किसका हो गया, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर का ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज कर दिया, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मैं एग्जांपल के लिए डालूं 3 नॉट इक्वल टू 4, तो दोनों सेम नहीं है ना, 3 नॉट इक्वल टू 4 बराबर करेक्ट है ना, 3 एंड 4 नॉट इक्वल टू, तो ये भी कंडीशन आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसके बाद आपको जो करना है कर सकते हो। वैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ 5 लेस देन 5, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं डाला है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल टू डालता तो ये आपका ट्रू रिटर्न करता, बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन डाला है तो ये क्या करेगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह से आप रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर इफ एल्स में यूज कर सकते हो बहुत जगह पे। ये जो आप मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए नंबर लिया है 735, यहाँ पे आप अपने वेरिएबल पास करके कंपेयर कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, इक्वल टू है कि नहीं है, किसी भी टाइप को वैल्यू को चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा अभी तक सब आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा ऑपरेटर आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि कंडीशन लिखने के लिए यूज होता है। एंड जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे लिखते हैं ना ऐसे, एंड और कंडीशन लिखते हैं ना ऐसे, इसको और कंडीशन बोलते हैं, इसको एंड कंडीशन बोलते हैं। और कंडीशन में बेसिकली क्या होता है,
कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एंड कंडीशन में अगर इफ कंडीशन के अंदर हम लोग एंड कंपेयर कर रहे हैं तो सारे वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तभी आपको वो आपके पर्टिकुलर फंक्शन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना है तो लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंड नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऑपरेटर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, आपको अभी सब समझ है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें देखी, ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, एंड ऑपरेटर देखा, और ऑपरेटर देखा। ये जब एक्चुअल में प्रोग्राम लिखोगे तो सारे ऑपरेटर्स एंड ऑल यूज होता है, इसलिए आपका बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर होता है, कंडीशनल टेरिनरी ऑपरेटर होता है, मतलब हम लोग इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं ना, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जैसे 7 इक्वल टू 5, अगर ये ट्रू है तो आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है 4। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या प्रिंट कराना है, 3। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर से आप इजिली इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, और के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ट्रू है तो लेफ्ट साइड का वैल्यू लेगा, अगर फॉल्स है तो राइट साइड के वैल्यू लेगा, ये दोनों कोलन के बाद। ठीक है, अगर इसको आपको अगर लिखना पड़ेगा प्रॉपर इफ एल्स कंडीशन में तो आप ऐसे लिखोगे, इफ 7 इक्वल टू 5, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ 7 इक्वल टू 5। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट करने के बाद आप क्या लिखोगे, 4 प्रिंट करोगे। ठीक है, फिर एक कंडीशन क्लोज करोगे आप इफ का, फिर एल्स लिखोगे, एल्स में क्या प्रिंट करोगे, सी आउट करोगे, आप क्या करोगे, सी आउट लिखने के लिए आप क्या करोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, ये 3 लिखोगे, मतलब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 लाइन का कोड लिख रहे हो, ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर करने के लिए कि अगर 7 इक्वल टू 5 है तो क्या करना है। बट टर्नरी ऑपरेटर यूज करके ए वाला जो पूरा कंडीशन अभी मैंने यहाँ पे लिखा, आप उसको पूरा एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, मतलब आपका नंबर ऑफ लाइन भी कम हो गया, कोड एग्जीक्यूशन, मतलब इससे क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ लाइन कम होगा तो आपका प्रोग्राम का साइज कम होगा। ठीक है, तो इसलिए टर्नरी ऑपरेटर जो होता है कंडीशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आप यूज कर सकते हो इफ एल्स को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, आई होप आपको समझ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर, हो गया अदर ऑपरेटर, हो गए अपने। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये ऑपरेटर्स जो है आप मैथमेटिकल प्रोग्राम लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो सारे ऑपरेटर्स की, तो ये आपका काम है, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर बताने जाऊंगा तो ये सिर्फ ऑपरेटर के एग्जाम्पल देने में ही मेरे 3-4 घंटे निकल जाएंगे, तो मैं वहां पे आपको बता नहीं रहा हूँ, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आप उससे कर क्या सकते हो। ठीक है, आपको एक आइडिया हो गया रहेगा अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग सी प्लस प्लस में देखेंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे सी इन सी आउट सी। अभी जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर आपको इनपुट लेना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, सॉरी, अभी यूजर से आपको सपोज इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी इन करोगे। ठीक है, सी इन करने के बाद जो भी आप डालोगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कस्टमर को पूछेगा, मतलब यूजर को पूछेगा प्लीज एंटर योर वैल्यू, लाइक ऐसे अपन यहाँ लिख सकते हैं ना, सी इन, सी इन का सॉरी साइन कर लिखा, सी इन अगर आपने लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाल दिया प्लीज सी इन, जो भी आपको वेरिएबल नाम है सब, जो वेरिएबल 1 यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये वैल्यू ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका आउटपुट आ जाता है, जो भी हम लोग स्क्रीन पे दिखाना है आउटपुट। ठीक है, उसी तरह ये उसी तरह आपका सी एरर होता है। सी एरर क्या करता है, ये पूछता है, अगर सपोज आपको कुछ एरर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी एरर करके आप क्या कर सकते हो,
एरर को आउटपुट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका एरर ऑब्जेक्ट होगा उसको आउटपुट कर सकते हो, तो आपको एरर प्रिंट कर देगा। वैसे ही सी लॉग होता है, सी लॉग क्या करता है, आप स्टैंडर्ड लॉगिंग आउटपुट, ये आप क्या करता है, लॉक करके देता है, मतलब कुछ भी एरर है उसको अगर किसी फाइल में लॉक करना है तो सी लॉक करके इसमें आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे जो स्ट्रीम है आपका आईओ स्ट्रीम, जो ये पैकेज है जो हेडर में इंक्लूड करे, ये अपने को प्रोवाइड करता है सी इन, सी आउट, सी एरर, सी लॉग, जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम को हेल्दी प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सी आउट तो आपको पता ही है, हम लोग ने अभी कितने टाइम यूज किया, सी इन वैल्यू इनपुट लेने के लिए करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह अभी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे सीन का एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो सीन मैंने वेरिएबल लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीजर वेरिएबल ले सकता हूँ, उसको नाम मैं दे दिया वेर, ठीक है। तो अभी जो भी आप इनपुट डालोगे सी आउट वेर में, तो ये वेरिएबल वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, बराबर। अब उसको आउटपुट में आपको दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी लॉग निकाल देता हूँ, लॉग नहीं चाहिए अपने को। ये प्रोग्राम में मोस्टली आपको तो यूज नहीं होगा 12th स्टैंडर्ड में सी लॉग, सी एरर, बट आप फ्यूचर में आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत काम का है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल को यहाँ पे ये कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये प्रोग्राम अभी रन करूँगा यहाँ पे, ठीक है, अभी पहले इसको कंपाइल करेंगे। कभी भी सी प्लस प्लस में, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा एवरी टाइम आपको पहले कंपाइल करना है, तो ऑल्ट F9 करेंगे, कोई एरर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल F9 करके रन कर देंगे, कंट्रोल F9 करके रन कर दिया। ये देखो, अगर मैं इससे इनपुट पूछूंगा कुछ, यहाँ पे अगर मैंने 10 इंटर किया, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू डाला, ठीक है, 10 वैल्यू के टाइम एंटर किया, ठीक है। तो रिटर्न में उसने मेरे को क्या दिया है, सी आउट में वेरिएबल 10 आया रहेगा। अगर ये मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, ये F10 करूँगा, आउटपुट में जाऊँगा, ठीक है। सीन से मगर मुझसे इनपुट पूछा, ठीक है, अभी मैं सी विंडोज में जाऊँगा और आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो आउटपुट 10 आया, ठीक है। आई होप आपको समझ गया, सी इन, सी आउटपुट, जितने भी ये फंक्शन है, सी इन, सी इन आउट, इनबिल्ट फंक्शन, ये कौन प्रोवाइड करता है, आईओ स्ट्रीम पैकेज प्रोवाइड करता है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप अभी तक आपको मजा आ रहा होगा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोग्राम करने में सी प्लस प्लस में अलग ही मजा है। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो आपको सी प्लस प्लस समझेगा नहीं, थियरी कितना भी पढ़ लो, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल एक एक चीजें देख रहे हैं पूरा डीप में, ताकि आपको कुछ मिस ना हो। इसी तरह आप अलग अलग टाइप के वैल्यू ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, एरे ले सकते हो, किसी भी टाइप का वैल्यू लेके अपने स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग स्टेटमेंट एंड फ्लो स्ट्रक्चर देखते हैं, सिलेक्शन, स्टेटमेंट एंड फ्लो। बेसिकली सिलेक्शन, सॉरी, स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है, स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल देखेंगे। स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, सी प्लस प्लस में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, लाइक इफ एल्स लिखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके हमको प्रिंट कराना है, यूजर से वो काम कराना है मैनिपुलेशन के टाइम पे। अगर फॉल्स है तो क्या कराना है, अगर सपोज हमने कोई एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने इंटीजर 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इसको मैंने एरे बना दिया, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर लिया 1 2 3 4 5 6, और सारे वैल्यूज को मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, एक साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में, फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, वाइल लूप यूज कर सकता हूँ, डू वाइल लूप यूज कर सकता हूँ। ये सब जो है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंट्रोल फ्लो सी प्लस प्लस में, ठीक है। आई थिंक इसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सी प्लस प्लस में इफ एल्स एंड फॉर लूप का आइडिया होगा। बट हाँ, जब हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे ना तो आपको इजीली समझ जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे ही, फॉर लूप यूज होने वाला ही है, उसमें कोई ये नहीं है, हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इफ एल्स यूज करेंगे ही करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे ही करेंगे, तो आपको समझ जाएगा। बट उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आगे, आगे हम लोग जंप स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं पूरा, ये तो आपको 11th स्टैंडर्ड में भी रहेगा बेसिकली। इसके बाद अभी सी प्लस प्लस में क्या बचा, फंक्शंस बचा,
फंक्शन तो अभी एग्जांपल के लिए चलो एक फंक्शन बता देता हूँ कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का, ये आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मेन जो है आपका ये फंक्शन ही है, ठीक है, ये फंक्शन, मगर ये क्या होता है, मैंडेटरी फंक्शन है जो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है एज अ एंट्री पॉइंट, आपको ये फंक्शन लिखना ही पड़ता है, बट वो मेन आपका क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के वैल्यू रिटर्न ही करेगा, मतलब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मेंशन करना है, अगर मैंने यहाँ पे वाइड लिखता तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही सी प्लस प्लस में आप खुद का भी फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन मतलब अगर सपोज कोई काम बार बार हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको एवरी टाइम कोड में तो लिखोगे नहीं, क्योंकि अब सपोज आपको ऐड करना है नंबर्स को, तो बार बार ऐड तो करोगे नहीं नंबर को, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए आगे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर कमेंट लिख सकते हो कि राइटिंग एडिशन फंक्शन, ऐसे राइटिंग एडिशन फंक्शन, ठीक है, ऐसे कमेंट लिख सकते हो, फिर अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, एंड ऑफ राइटिंग एडिशन फंक्शन, एंड ऑफ राइटिंग एडिशन फंक्शन। सो कमेंट जो है आपको गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए कमेंट हमेशा फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे अगर कमेंट लिख दिया तो ये जो लाइन है मैंने जो कमेंट लिया ये कभी एग्जीक्यूट नहीं करता आपका सी प्लस प्लस, ठीक है, बट जब कोई प्रोग्राम ओपन करता है तो रीडेबिलिटी पर्पज से वो बहुत यूजफुल हो जाता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम जो होते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन होते हैं उसमें बहुत नंबर ऑफ लाइन जो कोड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उसको ऐसे देख के समझ भी नहीं पाओगे, तो उसमें अगर कमेंट लिखे हो प्रॉपर तो किसी को भी इजीली समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ एडिशन फंक्शन, तो मैंने उसको यहाँ पे कमेंट में लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं इंटीजर एडिशन फंक्शन लिखता हूँ, अब यहाँ पे इसमें 2 पैरामीटर लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर लूंगा, ठीक है, सपोज एक का नाम ए दे दिया और एक का नाम बी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया। और डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ना, तभी उसको डिफाइन किया ना, अभी तो सिर्फ डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन में मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली रिटर्न इंटीजर टाइप है, ये जो भी पैरामीटर उसको मिलेगा ए प्लस बी वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपको देखो एडिशन फंक्शन हुआ, अभी इस एडिशन फंक्शन को मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जितना टाइम चाहूँ 2 नंबर ऐड करने को उतने टाइम कॉल कर सकता हूँ। सेम वैसे ही आप मल्टीपल टाइप के फंक्शन बना सकते हो, स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर निकाल सकते हो, उसके सब आप फंक्शन बना सकते हो। इंटीजर टाइप का फंक्शन हो गया, डबल टाइप के फंक्शन बना सकते हो आप, सपोज मैंने सब्सट्रैक्शन बनाया डबल टाइप का, इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो। उसमें अगर मैंने नंबर ले लिया सपोज फ्लोट बी कॉमा फ्लोट सी, ये वेरिएबल बी सी जो है आपका वेरिएबल नेम है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिटर्न बी माइनस सी, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हो। और ये फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, ये जो वेरिएबल आउटपुट है इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से दिखे हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर नंबर 2 इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। अब मुझे एडिशन करना है तो इंटीजर रिजल्ट करता हूँ, रिजल्ट नेम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है एडिशन फंक्शन उसको कॉल कर लूँगा सिंपली। तो इस फंक्शन को आप यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हो, ये रिजल्ट में एडिशन, और ये एडिशन फंक्शन कॉल करोगे तो आपको जैसे कि पता है इसके अंदर 2 पैरामीटर इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, तो मैं यहाँ पे इंटीजर ए एंड बी क्या की जगह पे एक में मैं क्या करूँगा, नंबर 1 वेरिएबल पास कर दूंगा और एक में क्या पास कर दूंगा, नंबर 2, ठीक है, ये मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सी आउट कर दूंगा ताकि मुझे आउटपुट दिख जाए, सी आउट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं सी आउट करके क्या करूँगा, रिजल्ट
यहाँ पे सी आउट कर दूंगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अभी ये प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9 करते हैं तो देखो इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F9 करके इसको रन कर दूंगा। रन कर दिया, ठीक है। अगर मैं आउटपुट में देखूंगा यहाँ पे ये F10 करना है, मेनू में जाना है, विंडोज़ में जाना है, आउटपुट में देखना है तो आपको दोनों नंबर का एडिशन होके दिखना चाहिए। तो ये देखो दिख गया ना, इससे पहले का आउटपुट था 10, अभी का 30 आ गया ना आपका आउटपुट, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट है अभी नहीं ना? 20 + 10 होके 30 आ गया आपका नंबर, ठीक है। ये होता है आपका फंक्शन। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये याद रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देख ली है, बेसिक चीज़ें, फंक्शंस वगैरह क्या होता है। इसके बाद एक्चुअल में हम लोग ओप्स स्टार्ट कर सकते हैं अपना, जहाँ पे हम लोग क्लासेस ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम करेंगे। उसमें एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आई होप इतना इसमें आपको कोई अभी तक डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और मैं अगर फास्ट जा रहा हूँ तो वो भी प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझे C++ एक्चुअली क्या होता है। फंक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती है। फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हो, फंक्शन में एरे एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो। तो यहाँ पे पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, आपके स्क्रीन पे जो मैंने यहाँ पे पास किया नंबर 1 नंबर 2 एडिशन के अंदर, इसको ही पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसको मतलब बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पैरामीटर बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन में आता है आपको कि एक फंक्शन लिखना है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट लेना है, नंबर 1 नंबर 2, या फिर क्वेश्चन आता है एक फंक्शन लिखना है जिसमें 2 पैरामीटर लेना है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, मतलब कैरेक्टर टाइप के वैल्यू लेने हैं, तो आप इस तरह से वो इजीली समझ जाएगा कि आपको 2 पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के लेना है। तो आपको जो फंक्शन बनाओगे उसका जो रिटर्न टाइप होगा, इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। इजी है ना एकदम, ये आपको बस समझ में आना चाहिए। इसलिए इसके नेमिंग आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोग्रामिंग के नेमिंग अलग होते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ 1 मिनट है, फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू कर दिया। अभी इसको जूम करने के लिए सिंपल है, आपको क्या करना है आपको पता ही है, ठीक है। ऑल्ट और एंटर करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, 1 मिनट, और ऑल्ट और एंटर मार दूंगा तो ये वापस जूम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अगर जैसे मिनिमाइज हो गया तो मैक्सिमाइज कैसे करना है आपका C++ का स्क्रीन, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिकर्सिव फंक्शन भी होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन आप खुद को, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, उसको रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें जब तक आपका पूरा n-1 नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। उस समय फंक्शन को कॉल करके आप अपना आउटपुट अचीव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फंक्शन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फंक्शन हम लोग को आगे भी बहुत काम आने वाला है, उसमें भी बहुत काम है, क्योंकि वहाँ पे भी बिना फंक्शन के काम होगा नहीं। वहाँ पे हम लोग फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वैल्यू पास कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। वो सब बाद में देखेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी फंक्शंस होते हैं, मतलब एड्रेस के थ्रू भी आप ऑपरेशन कर सकते हो कॉल बाय रेफरेंस यूज करके। ये आप रीड कर लेना अपने साइड से, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इतनी सारी चीजें फंक्शंस में होती है, ये सब 11th में भी थे, बट एक बार आप रीड कर लेना, ताकि मैंने आपको टर्म्स बता दिए क्या होता है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओवरलोड फंक्शन होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है फंक्शन में। फंक्शन है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको अगर फंक्शन लिखने नहीं आएगा तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको फंक्शन लिखने आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेम स्कोप विजिबिलिटी होता है वेरिएबल का, वो बाद में देखेंगे। उससे पहले उसके नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे डीप में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। थियरी मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया, वो प्लीज़ देख के आना, तभी आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखते टाइम तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा क्या होता है, बट आप अपने साइड से भी रेडी होके आना, ठीक है। थोड़ा मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के आना थियरी वाले, ठीक है। ओके, आई होप अभी तक आपको सब समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, हैव अ गुड डे गाइस।